I come in, sir? Yes, Anita, come in. सर सिलेक्ट मोटर्स, अंकित स्पेयर पार्ट्स और जनरल ऑटो वर्क्स, इन तीनों को कोटेशंस भेज दिए सर। गुड, तीनों को रेगुलरली फॉलो अप करो। ओके सर। एंड यस अनिता, कॉल अप हरिराम कंसल्टेंट्स आल्सो। हमें उन्हें भी पिच करना चाहिए। श्योर सर। अनिता, सर यू आर लुकिंग गुड टुडे। थैंक यू सर। माय प्लेजर। ये सलवार कमीज तुम पर अच्छा लगता है। थैंक्स सर। वेस्टर्न ड्रेसेस में वो बात नहीं है। हाँ? Really, सलवार कमीज बहुत सूट करते हैं तुमको। और हाँ, जब भी तुम सलवार कमीज पहनो तो बाल खुले रखा करो, बहुत सुंदर लगोगी। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स, छोटी छोटी तारीफें, किसी भी महिला के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि यह सिर्फ तारीफ है या फिर इसके पीछे कुछ छिपा है, कोई हिडन इंटेंशन। मुश्किल होता है यह पहचान पाना कि कहीं इन शब्दों में कोई दस्तक तो नहीं छुपी है। मुश्किल होता है यह समझ पाना कि तारीफों के ये पुल जिंदगी को किसी और ही रास्ते पर ले जा सकते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए औरतों को कई बार जुमलों और फिक्रों की गलियों से गुजरना पड़ता है, जो ज्यादातर उन्हें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आता है कि करें तो क्या करें। दस्तक तो सुनाई देती है, लेकिन स्वाति। हाँ मम्मा। चलो दूध पियो। मम्मा 10th क्लास के पहले दूध पीने को मत बोलो ना। प्रिया। नो मम्मा। मम्मा मुझे भी दूध नहीं पीना है। दूध नहीं पियोगी और रात को जब पैरों में दर्द होगा तो कहोगी मम्मा प्लीज पैर दबा दो। नहीं कहूंगी मम्मा। अच्छा लव यू, बाय। अरे बाय मम्मा। प्रिया स्वाति सुनो तो। बाय, लव यू मम्मा। बाय मम्मा। संभाल के जाना। बाय। ये लड़कियां भी ना। दीदी ये मेरी पेन है ना? ठीक है। हाँ कल्पना बोलो। घड़ी देखिए टाइम क्या हो रहा है। अरे बाबा टाइम देखूं के काम। आजकल रोज लेट आने लगे हो आप। अब क्या करूं? सितंबर मंथ है, 30 तारीख तक सारा काम खत्म करना है। आप बस ना काम काम ही करते रहना। देखना किसी दिन आपकी बेटी आपको घर पर देखकर पूछेंगी मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है। एक काम करो, एक बड़ा सा फोटो लगा दो मेरा घर पे और उसके नीचे लिख दो प्रिया और स्वाति के पापा। ठीक है पर जल्दी आ जाओ। अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बाय। अच्छा हाँ सुनो, खाना टेबल पर लगा दिया है, अगर मेरी आंख लग जाए तो प्लीज उठा देना। ठीक है बाय। बाय।
11 बज गए तो गए क्यों नहीं? हाँ बोलो कल्पना। घड़ी देखिए, 11 बज गए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है। बाय मम्मा, लव यू मम्मा, बाय बाय बेटा, संभाल के जाना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। हाँ कल्पना बोलो। अरविंद, नरेश कहाँ है? क्यों, घर पर नहीं आया? नहीं, रात नहीं आए, मुझे लगा लेट आएंगे। मैं सुबह से फोन करी, उनका फोन स्विच ऑफ है। पर वो तो 10:30 बजे निकल गया था। आपके साथ थे? हाँ, वो हम दोनों जानवी होटल गए थे, कुछ डिस्कस करना था, फिर वहां से दोनों साथ ही निकले थे। मैं सीधे घर आ गया, मुझे लगा वो भी घर ही गया होगा। 11:15 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने फोन लगाया। उन्होंने कहा ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। तो क्या वो दोबारा ऑफिस गए थे? पर मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरविंद, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगे? शायद वहां जाके कुछ पता चले। हाँ ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। मुझे नहीं लगता वो यहाँ आया होगा। नहीं मैडम, नरेश साहब तो क्या यहाँ कोई भी नहीं आ रात को? कहाँ गए होंगे? ना ऑफिस में है ना फोन लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं किया नरेश ने। क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? पिछली लेन में मैंने नरेश की गाड़ी देखी शायद। किसी चीज को हाथ मत लगाना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सर, मोबाइल आसपास कहीं भी नहीं मिला है, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बॉडी आपको कल मिलेगी पोस्टमार्टम के बाद। रात 10:30 बजे नरेश अपने दोस्त के साथ
होटल जाह्नवी से निकला था और 11:15 बजे उसने अपनी पत्नी को यह कहा था कि वो जल्दी ही घर लौटेगा। लेकिन अगली सुबह उसके दफ्तर के पास ही एक सुनसान सड़क पर उसकी लाश मिली और साथ ही मिली शराब की एक बोतल और 2 ग्लासेस। नरेश के जिस्म पर किसी लड़की के बाल भी मिले और एक चाकू जो नरेश का ही था। शायद खून उसी चाकू से हुआ था। ये तो साफ है कि ये किसी के साथ बैठकर शराब पी रहा था। लंबे बाल को देखकर लगता है साथ में कोई औरत थी। एक ऐसी औरत जिसे यह पता था कि नरेश अपनी कार में चाकू रखता है। कोई अजनबी तो नहीं हो सकता क्योंकि खून नरेश की चाकू से ही हुआ। नहीं साहब जी, नरेश सर जी रात को यहाँ वापस आए नहीं। मैं इधर ही था ड्यूटी पे। आते तो रजिस्टर में एंट्री जरूर करते और एंट्री के बिना अंदर कोई नहीं जाता साहब। नरेश और किसी औरत के साथ मैं मान ही नहीं सकती इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मैडम, पर हमें उनकी गाड़ी से लंबे बाल मिले हैं और हमें शक है कि उस वक्त उनके साथ कोई औरत होगी। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल। सर मैं पिछले 12 साल से नरेश को जानता हूँ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अरविंद जी, मैंने ये कब कहा कि वो बहुत बुरे इंसान थे? मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका किसी औरत के साथ कुछ था तो नहीं? नहीं सर। यानी आप लोगों ने 2-4 पैग लगाए और फिर आप दोनों वहां से निकल गए? जी हाँ सर, अक्सर काम खत्म होने के बाद हम लोग उसी होटल में जाते थे 1-2 ड्रिंक के लिए। आए होंगे सर। नरेश भारद्वाज जी और अरविंद गुजराल जी को मैं जानता हूँ, हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। रात को वो दोनों साथ में ही निकले थे। हो सकता है सर, अब रेगुलर कस्टमर्स हैं, इतना ध्यान कौन रखता है। वैसे आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। सीसीटीवी लगा है? वरना तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, बस 2-3 दिन में लगा रहे हैं। ठीक है, फुटेज दे दो। हाँ सर, हम साथ ही निकले थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और वो अपनी गाड़ी में। और ये करीब 10:30 बजे की बात होगी? जी हाँ सर। चल, see you tomorrow. Take care. मैडम, आपको बॉडी कल सुबह मिलेगी। बीवी से बात की 11:15 बजे। हाँ बोलो कप्तान। और मौत हुई 12 और 1:30 के बीच। और तब तक वो किसी के साथ शराब पी रहा था। और फिर दोनों के बीच कुछ हुआ और गाड़ी में जो उसके साथ थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कोई औरत थी और उस औरत ने 13 बार उस आदमी पर चाकू से वार किया। हाँ, आज ही, मतलब कल रात 12 बजे के बाद। हाँ, तू हेड ऑफिस इन्फॉर्म कर देना। ओके, बाय। अरविंद, सच बताइए मुझे, क्या इनका किसी और औरत के साथ अफेयर था? नहीं कल्पना, कसम से मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? हमारी फैमिली 12 साल से एक दूसरे को जानती है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा?
मैं 8 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने नरेश सर के बारे में ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं सर, हो ही नहीं सकता। छोटा सा तो ऑफिस है हमारा, फीमेल स्टाफ कम नहीं है, पर नरेश सर ने कभी किसी के साथ कोई ओछी हरकत नहीं की। वो औरतों के चक्कर में थे ही नहीं सर। ऑफिस में किसी को नहीं पता कि उस आदमी का किसी औरत के साथ लफड़ा था। सर वो अरविंद गुजराल, पुराना दोस्त है। नहीं अनंत, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहा है। ये माजरा कुछ और ही है, किसी और एंगल में जा रहा है केस। सर नरेश भारद्वाज को एक कॉल रात 9 बजे आया, तो उसकी बीवी कल्पना का। हाँ कल्पना बोलो। और फिर उसी से बात की 11:15 बजे। घड़ी देखिए। बस आ ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है। सेलफोन लोकेशन, पहले ऑफिस, फिर वहां से जानवी होटल के आसपास, उसके बाद शास्त्री नगर एरिया, फिर देहरादून मार्केट रोड से होते हुए रात 11:05 पर दोबारा जानवी होटल, उसके बाद ऑफिस के आसपास का वो रास्ता रात 11:15 बजे। एक मिनट 11:05 पे वो वापस जानवी होटल गया था और ज्यादा देर रुका भी नहीं। क्यों? सर कोई आइडिया नहीं है कि भारद्वाज साहब वापस आए थे या नहीं। तब शायद मैं अंदर था, लेकिन हमारा बार जो है वो 11 बजे बंद हो जाता है। वो दारू पीने आया होगा या फिर लेने? हो सकता है। बार कहाँ पर है? जी फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब बाहर जाने के लिए वो रिसेप्शन क्रॉस किया होगा। जी हाँ। तो सीसीटीवी फुटेज में पता चल सकता है। जी हो सकता है। चलिए दिखाइए। जी आइए। ये रहा। हाँ सर, वो आए थे। मैंने ही बोला था उनको बार बंद हो चुका है। सॉरी सर, अभी लास्ट ऑर्डर भी हो चुका, बार क्लोज हो चुका है। सिर्फ आधा घंटे की बात है यार। रियली सॉरी सर, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है, 11 के बाद बार क्लोज हो जाता है। हो सकता है अंदर अकेले ही आया हो, पर गाड़ी में भी तो कोई बैठा हो सकता है। अच्छा, आपके होटल के पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरा है? हाँ है ना सर। 1 सितंबर की रात की रिकॉर्डिंग दिखाइए। जी। ये 10:30 बजे की बात है। वहां देखिए सर, कोई है। 1 मिनट। ये देखिए सर, नरेश भारद्वाज के साथ गाड़ी में कोई बैठा है। अनंत, एक बात तो पक्की हो गई, औरत थी उसके साथ। फोरेंसिक जांच में नरेश भारद्वाज की लाश पर किसी औरत के बाल मिले थे, लेकिन अब पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा था जिससे यह साफ हो गया था कि नरेश के साथ कोई औरत थी। अरविंद के जाने के बाद उस रात दोबारा जब नरेश होटल जानवी आया, तब उसके साथ कोई औरत ही थी। कौन थी ये औरत? क्या उसी ने नरेश भारद्वाज का कत्ल किया था? लेकिन क्यों? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा।
ये तो शैलजा है, हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। आपके स्टाफ में से? जी नहीं, टेम्परेरी थी, डेटा कलेक्शन ऑपरेटर थी। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। पिछले साल तकरीबन 6 महीने के लिए काम पर थी। पिछले साल? जनवरी 2011 से लेके जून 2011 तक थी शैलजा यहाँ पे 6 महीने। उसे नरेश भारद्वाज की सिफारिश पे रखा गया था यहाँ पर? जी हाँ। सर, इस शैलजा का मोबाइल बंद है। एक्सपेक्टेड है। और सर, हमने इस भारद्वाज का सेलफोन रिकॉर्ड फिर से चेक किया। इस औरत से भारद्वाज की बीच बीच में गुफ्तगू होती थी। सोली गांव की रहने वाली है। अब एड्रेस सही निकले तो कुछ पता चले। सच बताइएगा, शैलजा का और नरेश का क्या रिश्ता था? सच में कल्पना, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये सच है कि नरेश की सिफारिश पर उसे नौकरी मिली थी और तकरीबन 6 महीने तक उसने काम किया। लेकिन नरेश और उसमें ऐसा कुछ होगा, इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं। जी, शैलजा यहीं रहती है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ? घर पर है वो? जी यहाँ नहीं रहती वो, खाली शनिवार और इतवार को आती है। तो फिर कहाँ रहती है वो? यहीं देहरादून मार्केट के पास, वहीं काम करती है। उसका पता? लेकिन बताओ तो बात क्या है साहब? पता बताओ। एक सितंबर की रात क्या आप नरेश भारद्वाज के साथ थीं? जी हाँ, मैंने ही उसे मार डाला। अच्छा प्रोग्रेस है तुम्हारा शैलजा। थैंक यू सर। बस अब जल्दी से जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा भी रिटायर हो चुके हैं तो सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर हैं। लेकिन तुम सरकारी नौकरी क्यों ट्राई कर रही हो? सिंपल है सर, एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी भर की चिंता दूर हो जाती है। प्राइवेट का क्या भरोसा, और फिर बाबा भी सरकारी नौकरी में ही थे, तो मेरे लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक सरकारी दफ्तर के बड़े अफसर को जानता हूँ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। सर प्लीज एक बार मिलवा दीजिए ना। ओके, थैंक यू सर। शैलजा मेरे कोचिंग क्लासेस की ब्राइट स्टूडेंट है सर। बायोडाटा काफी प्रॉमिसिंग है। हमारे डेटा कलेक्शन डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल रहोगी तुम। काम करोगी? सर मैं मन लगाकर काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी सर। एक फॉर्म भर के देना होगा, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, और हमारे यहाँ सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही होता है। आई एम कॉन्फिडेंट सर, फेल तो मैं हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, कल आओ और अपना फॉर्म लेकर जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। तीन दिन में ऑफिस के चक्कर काटती रही, 3 दिन। वो मुझे 3 बजे आने को कहते और शाम 6 बजे तक बिठा कर रखते।
कहते मेरे साथ चलो। उसने फॉर्म नहीं दिया? दिया, पर 4 दिन बाद। 3 दिन तक वो तुम्हें ऑफिस में बुलाकर बैठाता था, फिर बाहर ले जाता था। कभी तुमने उससे पूछा नहीं कि तुम्हें फॉर्म क्यों नहीं दे रहा है? कभी सोचा नहीं कि वैसा क्यों कर रहा है? मुझे नौकरी चाहिए थी। लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। मैं कम इन सर? I'm sorry शैलजा। सर मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं फेल कैसे हो गई। दीपक सर तो बोल रहे। शैलजा, मैं देखता हूँ ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। रिलैक्स शैलजा, मैं किस लिए हूँ? एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, साथ में डिनर करते हैं। और रही बात जॉब की, तो उसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, मैं हूं ना। वो तुम्हें बाहर ले जाता रहा, तुम जाती रही। नौकरी चाहिए थी इसलिए तुमने उसे मना नहीं किया। बच्ची तो नहीं थी तुम? समझ नहीं आ रहा था उसका मकसद क्या है, क्या चाहता था वो? थोड़ा थोड़ा समझ में आता था सर, नजर भी आता था, पर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी सर। उनकी सिफारिश से मुझे टेम्परेरी जॉब मिल गई। शैलजा, एक बात नोटिस की है तुमने? जब से तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हारा चेहरा बहुत खिल गया है ना? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। अगर कुछ गिफ्ट दूं तो मना मत करना। अब रोज ऑफिस आओगी तो तुम्हें अच्छे कपड़े तो चाहिए है ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए था सर, फिर भी मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। वो जो देते लेना पड़ता था। मना करती तो जिद करने लगते, पीछे पड़ जाते थे। टेम्परेरी जॉब था सर मेरा, उनकी मर्जी से था। वो चाहते तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाता, एक दिन परमानेंट हो जाती मैं। सब कुछ जानते हुए तुम चुप रही, किसी से शिकायत नहीं की? किससे करती सर, और कौन सुनता मेरी? मेरी तो नौकरी चली जाती। मैं कम इन सर? सर मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। शैलजा, तुम्हें काम पे रखना मेरे हाथ में था। अगर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन देना डिपार्टमेंट के हाथ में होता। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शैलजा, तुम्हें जॉब चाहिए? यस सर। अगर यहाँ नहीं हो तो कहीं और चलेगी, जहाँ पर तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर सकती हो। और एक बार मास्टर्स की डिग्री आ गई, फिर मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दिलवा सकता हूँ। सर अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए? एक बात जानती हो, जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं। इतना तो बनता ही है ना? देखो, मना मत करना। मैं जानती हूँ उंगलियां मुझ पर भी उठेंगी। लोग कहेंगे मैंने मौके का फायदा उठाया, अपनी औरत होने का, अपनी फेमिनिटी का इस्तेमाल किया। पर मुझे सिर्फ एक परमानेंट जॉब चाहिए था सर। मेरे बाबा रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। मैं बस उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। नरेश सर के साथ मैं कभी अपनी मर्जी से नहीं गई, पर मुझे डर था कि मना करूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। शिकायत करती भी तो किससे, कौन सुनता मेरी? लोग तो यही कहते कि नौकरी छोड़ दो, पर नौकरी छोड़कर भी क्या होता? इज्जत तो लड़की की ही जाती है सर। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। बोलती तो इज्जत और नौकरी दोनों चली जाती, इसलिए चुप रही। पर चुप रहकर भी क्या मिला? थक चुकी थी, तंग आ चुकी थी, अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था।
हर दिन वो मुझे बाहर ले जाना चाहते थे, कभी शॉपिंग कभी डिनर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, ना ही मैंने अपनी मर्जी से किया। पर उन्हें मेरे मन से क्या लेना देना। नौकरी जाने के डर से अपना गुस्सा भी पी गई। अब लगता है इतना रुकना नहीं चाहिए था, पहले ही उन्हें कह देना चाहिए था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। डर गई थी, समझ नहीं आता था क्या करूं। नरेश सर का फोन आया था। गुड इवनिंग सर। शैलजा, हमें आज रात मिलना होगा। सर मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। ऑफिस अकाउंट्स पर एक इंक्वायरी आई है और ये एंट्रीज उसी वक्त की हैं जिस वक्त तुम काम करती थी। किसी मुसीबत में तुम भी फंस जाओगी और मैं भी। सर मैं कल आके देख लेती हूँ सर, मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की है। समझने की कोशिश करो शैलजा, गलती हुई है, मुझे तुमसे डिस्कस करना है। देखो कोई दूसरा तुमसे पूछताछ करे उससे पहले हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो नौकरी मेरी सिफारिश से लगी थी तो गर्दन मेरी भी अटकेगी, समझ रही हो ना तुम? हमें आज ही मिलना होगा। ओके सर। मैं 10:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तुम्हें पिक कर लूंगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही काम है। चल, see you tomorrow. Take care. अरे वाह, you're looking so good. वैसे तो तुम हमेशा ही लगती हो। सर क्या बात करनी है सर? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ बाहर खुला है कि नहीं। सर मैं कल मिलती हूँ सर आपसे, मैं कल ऑफिस आके मिल लूंगी आपसे। ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं शैलजा, तुम रुको मैं आता हूँ। सॉरी सर, आई डोंट ड्रिंक। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या डिस्कस करना है आपको। 11 बज रहे हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे एक ड्रिंक से क्या होता है? अरे हम लोग अजनबी थोड़े ही हैं। प्लीज़। अरे मना मत करो, दो ना। दे दो ना, कम ऑन, चीयर्स। दिनेश, गुड। कम ऑन शैलजा, दो ना, पियो। सर क्या डिस्कस करना है सर? उस रात उनका वो चेहरा सामने आया जिसका डर मुझे बहुत पहले से था। दोष मेरा ही है, गलती मैंने ही की। जब उन्होंने जॉब ऑफर किया था तभी मुझे उनकी नज़र पहचान लेनी चाहिए थी। वो गिफ्ट्स, वो डिनर, वो हेल्प, मुझे समझ जाना चाहिए था वो क्या चाहते हैं। समझ जाता था सर, पर कभी ये नहीं समझ पाई कि जो कुछ भी लिया उसकी ये कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचा बात शायद कभी इतनी आगे ही ना बढ़े। गलती मेरी है, सोचा नहीं था जो कुछ भी हो रहा है वो रात के अंधेरे में किसी सड़क किनारे इस हद तक जाएगा। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उनके साथ एक ऐसी जगह पे आ जाऊंगी
जहाँ चिल्लाऊं भी तो कोई मेरी मदद करने नहीं आएगा। और सर अगर चीखती चिल्लाती और कोई आ भी जाता तो उंगलियां तो मुझ पर ही उठती ना, कि इतनी रात में मैं किसी के साथ हूँ। मैं बहुत डर गई थी सर, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था। मैं कुछ भी करती बदनामी तो मेरी ही होती। वैसे भी इज्जत का डर सिर्फ औरत को ही होता है। नरेश सर कार में वो कलेक्शन वाला चाकू रखते थे, 1-2 बार दिखाया था उन्होंने। ये कर क्या रही हो तुम? मना करना चाहिए था, बहुत पहले ही मना करना चाहिए था। गलती की, पर अब ये गलती दोबारा नहीं करती। अब अपनी जिंदगी में तुम्हारा सूरज भी नहीं देखना चाहती मैं। मैंने उनका फोन उठाया, सिम के टुकड़े टुकड़े किए, फिर अपना फोन भी बंद कर दिया। जानती थी ये सब कमजोर कोशिश है। मैंने जो किया है एक ना एक दिन मुझे भुगतना ही है। मुझे पता था मैं पकड़ी जाऊंगी। उस रात के बाद सर आज तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। खिड़की के पास बैठी रहती थी, डरी, सहमी सी, उदास सी। हाँ, गलती मेरी है, सारा दोष मेरा है। मैंने जुर्म किया है और मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। बाय मम्मा। बाय मम्मा। बाय बेटा। नरेश की पत्नी यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि शैलजा की कही हुई बातें सच भी हो सकती हैं। उसे लगा कि शैलजा झूठ बोल रही है और उसके पति के खून के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है। वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसका पति ऐसा हो सकता है। नरेश के कलीग्स भी बेहद शॉक थे, लेकिन अब तक की तहकीकात से किसी भी तरह की कोई साजिश की बू नहीं आ रही थी। शैलजा ने तो मैजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान दिया जो उसने पुलिस के सामने दिया था। नरेश के शरीर पर मिले बालों के सैंपल्स शैलजा के बालों से मैच हो चुके थे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शैलजा इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उसके जुर्म का हिसाब देश का कानून करेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऑफिसेज में होने वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है ये पहचान पाना कि आते जाते तारीफों और जुमलों के पीछे आखिर मकसद क्या है। दुविधा ये होती है मन में, और ये हर महिला के मन में होती है, कि क्या आप हर टिप्पणी, हर जुमले, हर फिक्रे को एनालाइज करें। और अगर आप ऐसा करें तो आपको हर कमेंट एक गाली लगेगा। और अगर कोई महिला ऐसा करे तो उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स सभी शायद यही कहेंगे कि यू आर टू सेंसिटिव, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसे हालात से निपटना आसान नहीं होता, और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब तारीफ करने वाला आपका बॉस हो, जिसकी मर्जी पर, जिसकी एक हाँ या ना पर आपकी नौकरी टिकी होती है। अक्सर पुरुष ये भी कहते हैं कि औरतें औरत होने का फायदा उठाती हैं, अपनी फेमिनिटी का इस्तेमाल करके वो कोई भी काम करवा लेती हैं। ये एक जनरलाइजेशन है, और जनरलाइजेशन कभी सही नहीं हो सकता। किसी औरत की वेशभूषा को, उसकी खूबसूरती को किसी मर्द के द्वारा जेन्युइनली अप्रिशिएट करना ये गलत नहीं है। इट्स ह्यूमन, इट्स नेचुरल, और बहुत सी औरतों को ये नॉर्मल भी लग सकता है। लेकिन अगर किसी को ये सब नॉर्मल ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत पिछड़ी हुई है, कंजर्वेटिव है, या फिर पुराने ख्यालों की है। ये अधिकार औरतों का ही होना चाहिए कि वो अपनी तारीफ को पसंद करें या फिर उस पर आपत्ति जताएं। और अगर उन्हें पसंद ना हो तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी औरत को यह लगता है कि किसी पुरुष के फिक्रे एक ऐसी पहल है जो आगे चलकर किसी खतरनाक मोड़ तक जा सकते हैं, तो उसे चाहिए कि वो तुरंत आवाज उठाए और बात को आगे बढ़ने ही ना दे। अगर कोई लड़की किसी कॉम्प्लीमेंट, किसी तारीफ या किसी फिक्रे का विरोध नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल है। जरूरी है कि स्पष्ट शब्दों में, किसी को अपमानित किए बिना, उसकी ईगो को ठेस पहुंचाए बिना ये कहना कि सॉरी मुझे ये सब पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जरूरी है उस शख्स से अपनी बात कहना, या फिर ऑफिस के किसी कलीग से, या फिर बॉस के बॉस से।
हालांकि इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि आपकी बात अनसुनी रह जाएगी, उसे गलत समझा जाएगा या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। और सभी कलीग्स की और सुपीरियर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे हादसों को इस तरह से ट्रीट ना करें जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ की निजी समस्या है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मम्मी कहाँ चली गई होगी? मनीष, हाँ मम्मी ने कुछ बताया था क्या? मतलब कहीं जाने वाली थी क्या? नहीं, क्यों? मम्मी घर पे नहीं है। वो तो घर पर नहीं है तभी तो पूछ रही हूँ। कंपाउंड में मम्मी की गाड़ी भी नहीं है और अलमारियाँ भी खुली पड़ी है। क्या दीदी, कहीं घर पे चोरी तो नहीं हुई? पहले वो डिब्बा ले गया। हाँ सिमरन पुत्र। मामा जी, मम्मी आपके घर आई है क्या? अब पुत्र मैं तो दुकान पे हूँ, मेरे को नहीं पता। तू नाना को फोन कर लेना। जी मामा जी। बोल सिमरन पुत्र। नाना जी, मम्मी आपके यहाँ आई है क्या? ना ना पुत्र, यहाँ तो नहीं आई। गल की है? नाना जी, मम्मी घर पर नहीं है और मम्मी की गाड़ी भी कंपाउंड में नहीं है और अलमारियाँ भी खुली पड़ी है। ओए तू ये क्या कह रही है पुत्र? जी नाना जी, तिजोरी भी खुली पड़ी है। ओए तू फिक्र न कर पुत्र, मैं तेरे मामा को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? एक 17 साल की लड़की अपने घर लौटी और उसने देखा कि माँ घर पर नहीं है। ना उनकी कार है, ना उनका सूटकेस है, तिजोरी भी खाली है। उसे यह भी पता चला कि माँ नाना जी के घर पर भी नहीं गई है। सिमरन और उसके भाई मनीष दोनों को चिंता होने लगी कि आखिर माँ गई कहाँ। माँ का फोन भी बंद था। क्या वो किसी काम के सिलसिले में गई थी या फिर हमेशा के लिए चली गई थी? ऐसा क्या हुआ था जिसकी दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? और मामा जी, वहाँ ऊपर, वहाँ मम्मी सूटकेस रखती थी, वो भी नहीं है। पुत्र, तू घर से कितने बजे गई थी? मामा जी 8 बजे। और तू पुत्र? मम्मी ने मेरे को 9 बजे बस स्टॉप पे छोड़ा था, रोज की तरह। सिमरन पुत्र, तू एक काम कर, तू अपनी नौकरानी गीता को फोन लगा। तुम दोनों के जाने के बाद वो घर पे ही होगी।
मैं तब तक रवि को फोन लगाता हूँ। पापा जी, हो सकता है उसको कुछ पता हो। ठीक है। हाँ सिमरन दीदी जी। गीता, तू कितने बजे तक घर पर थी? मैं 11:30 बजे तक दीदी जी। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने कुछ बोला, कुछ बताया कि वो कहीं जाने वाली थी, ऐसा कुछ? नहीं दीदी जी। ठीक है। कुलजीत जी से कल शाम को बात हुई थी, आज सुबह से तो एक बार भी बात नहीं हुई। हाँ, पर रवि तू है कहाँ? मुंबई से आ रहा हूँ, हाईवे पर हूँ। बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, कुलजीत घर पे ही नहीं है, उसका फोन भी बंद है और उसकी गाड़ी भी नहीं है। और यहाँ पे अलमारी खुली हुई है, तिजोरी भी खुली हुई है, उसका सूटकेस, कपड़े सब के सब गायब हैं। पर कुलजीत जी बिना बताए तो कहीं जाती नहीं, और अगर कहीं जाना भी हो तो मनीष या सिमरन को बोलकर ही जाती है। कुलजीत जी का मोबाइल नंबर क्या है? 444-678-768। नाइक, ये नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। पति कहाँ है उनके? जी वो 4 साल पहले गुजर गए हार्ट अटैक से। उसके बाद मेरी बहन कुलजीत ही बिजनेस संभालती है। और उनका बिजनेस क्या था? स्टॉक्स एंड शेयर्स का जी। मतलब पति के मौत के बाद सारा बिजनेस आपकी बहन ही संभाल रही थी? जी हाँ, लेकिन उसे कुछ बिजनेस की खास समझ नहीं थी, तो उसने सारे क्लाइंट रवि शिंदे को दे दिए। जी रवि मेरे जीजा जी मंजीत के साथ काम करता था। प्रॉफिट का 50% हर महीने मेरी बहन को देता है। कुलजीत जी का सेल लोकेशन उनके घर पर ही बता रहा है। चलो घर पर चलकर ही देखते हैं। अंदर कोई गड़बड़ तो नजर नहीं आ रही है। मोबाइल मिला? नहीं सर। आप में से किसी ने अलमारी या सामान को छुआ तो नहीं? हाँ सर, मैंने। वो मम्मी नहीं दिखी तो। आपके कहने के मुताबिक ऊपर रखा हुआ सूटकेस भी गायब। हाँ जी। गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट है जी, ब्लू कलर की। देख के नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हुई है, ऐसे मालूम पड़ता है कि खुद अपनी मर्जी से चली गई। आपकी नौकरानी और वो पार्टनर, क्या नंबर था उसका? रवि शिंदे। मुझे इन दोनों के नंबर चाहिए और साथ में आपकी मम्मी की फोटो भी लगेगी और उस कार की डिटेल्स भी। नाइक, हर पुलिस स्टेशन में इस औरत का फोटो, कार के डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन भेज देना। यस सर। और वो काम वाली, उसका क्या हुआ? घंटे भर में पहुंच जाएगी सर। और वो रवि शिंदे शाम को 7 बजे तक आ जाएगा। सुबह 11:30 बजे तुम घर से निकल गए? हाँ साहब, 11:30 बजे मैं काम खत्म करके चली गई थी साहब। ये मेरा रोज का ही टाइम है साहब। मैडम, मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। मैडम तभी फोन पर थी? हाँ साहब, वो फोन लगा रही थी साहब, पर ज्यादा मेरे को याद नहीं है। कितने साल से काम कर रही हो वहाँ पर? 3 साल हो गए साहब। अच्छा, घर में कोई अनबन? नहीं साहब। घर में कोई अजीब सी बात? नहीं साहब, मैडम बहुत अच्छी थी साहब, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कोई अनबन नहीं। मैडम का किसी के साथ भी कोई अनबन नहीं साहब। उनके पति मंजीत, उनकी 4 साल पहले मौत हो गई। सुना है साहब, पर तब मैं उधर काम नहीं करती थी। तुम्हारे मैडम का किसी के साथ कोई चक्कर? वो वैसी औरत नहीं थी साहब, वो बहुत अच्छी थी। मनीष बेटा, सिमरन चलो खाना खा लो। चल बेटा। सिमरन चल तू आ जा। मम्मी ऐसा कभी नहीं करती है, बिना बताए कभी नहीं जाती है। वो भी गाड़ी और कपड़े लेकर तो कभी नहीं जाती। डर लग रहा है, गहने वहने भी गायब है।
कहीं कोई अनहोनी। ओए तू चुप कर, फोन ले जाना भूल गई होगी, आ जाएगी रात तक। पुलिस वालों को मम्मी का फोन नहीं मिला है। फोन का लोकेशन वो लोग घर बता रहे हैं, पर अब तक फोन नहीं मिला है उन्हें। तो बत सर, मैडम का फोटो, कार का नंबर सब भेज दिया है। ये है उसका फोन रिकॉर्ड। आखिरी कॉल उसने बेटी को किया था 11:30 बजे। काम वाली ने भी बताया था कि मैडम फोन पर थी। सर, मुझे तो घर के अंदर का ही कुछ लफड़ा लगता है। शायद वो घर से नाखुश होगी। ऐसा लगता है जैसे अपनी मर्जी से वो गई होगी। पता चल जाएगा। और वो रवि शिंदे, वो नहीं आया अभी तक? पहुंचता ही होगा सर, रास्ते में। मुंबई गया था सर, काम के सिलसिले में। आप स्टॉक और शेयर्स का बिजनेस करते हैं ना? जी हाँ सर। कुलजीत जी के पति मंजीत जी की डेथ के बाद से उनका सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। एक्चुअली मंजीत जी के साथ तो मैं शुरू से ही काम किया करता था। उनकी वाइफ को बिजनेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने सारा कारोबार मुझे दे दिया। तब से मैं ही सब संभालता हूँ और हर महीने मुनाफे का 50% उन्हें देता हूँ। मतलब मिलना जुलना होगा। आपकी और कुलजीत की अच्छी जान पहचान होगी। सर, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। उनके पति मंजीत जी से बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत कर्ज है उनका मुझ पर। मंजीत जी तो अब रहे नहीं, और उनके बीवी को अगर कुछ हो जाता है तो सारा कारोबार आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा कमा रहा हूँ सर, ऐसी कोई कमी नहीं है जिंदगी में कि ज्यादा का लालच करूँ। और इस सचदेव परिवार का बहुत उपकार रहा है मुझ पर। आज इन्हीं की वजह से मेरा अच्छा चल रहा है। अगर आपको लगता है कि कुलजीत जी के गायब होने में मेरा कुछ हाथ है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके साथ वो भाग सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। कुलजीत जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, उन्हें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। कोई पुराना दुश्मन जिसका ये सब करने में कोई फायदा हो? ऐसा तो कोई नहीं है। बस क्या? मंजीत जी और उनके ससुराल वालों के बीच में 5 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। तब से दोनों परिवार के बीच में बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन मंजीत जी की डेथ के बाद से ये रिश्ते फिर से सुधर गए। ऐसे नहीं जा सकती है, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है मम्मी। मनीष, मम्मी कहीं नहीं गई है। मम्मी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा कैसे कर सकती है कुलजीत? 2 बच्चों की माँ है वो। गड्डी, जेवरात, कपड़े सब लेकर चली गई। ये ब्लू स्विफ्ट किसकी है? मालूम नहीं यार। ओवरनाइट है क्या? नहीं मालूम यार, मैं 4 बजे आया तब से गाड़ी इधर ही पड़ी हुई है। अच्छा हाँ। जी, वो जीजा जी से बिजनेस को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि धंधे में थोड़ा सा पैसा लगा दो, तो उन्होंने ना कर दिया। बस इसी बात को लेके थोड़ी सी अनबन हुई थी सर। देखिए, किसी भी पुलिस स्टेशन से आपकी बहन की कोई खबर नहीं मिल रही है। या तो आपकी बहन खुद गायब हो गई, या फिर किसी ने इस तरह से गायब किया है कि छोटा सा सुराग भी ना मिल सके। और आपको कहीं से अनबन की बात पता चली, आप उसे मेरी बेटी के गायब होने से जोड़ने लग गए। देखो सर जी, ये सच है कि मेरे बेटे और दामाद जी के बीच अनबन हुई थी, लेकिन उसका मेरी बेटी के गायब होने से कुछ लेना देना नहीं है जी। देखिए, जब तक कोई सुराग नहीं मिलता, शक की सुई तो सब पर रहेगी। कुलजीत मेरी छोटी बहन है जी।
और कोई भाई बहन? एक सबसे छोटी बहन है जी, परजीत, दिल्ली में रहती है। आज शाम तक वो भी आ जाएगी जी। कुलजीत उसके घर पे भी नहीं गई? नहीं है सर, वहाँ पे मेरी बात हो गई है उससे। और सर कुलजीत का ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ वो जा सके जी। कोई ऐसी वजह भी नहीं है जो बच्चों को छोड़ के जाए। कोई भी कड़वाहट नहीं है जी हमारे रिश्ते में। सिमरन, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सुबह 11:30 बजे फोन किया था, शायद तुमने फोन उठाया नहीं। हाँ सर, वो मैं कॉलेज में थी, लेक्चर में, और फोन साइलेंट पे था। तो दोबारा कॉल बैक क्यों नहीं किया? सर भूल गई, ध्यान में नहीं था। तुम्हारी माँ शायद तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। पता नहीं सर। देखो तुम्हारी माँ गायब है, अच्छा ये होगा कि तुम सच सच बता दो। सिमरन, तुम्हारी माँ का किसी के साथ कोई रिश्ता था? क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती सर, ऐसा कुछ नहीं था। नाइक, वो ना हो इस फैमिली के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बस हमें वो नजर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ ब्लू स्विफ्ट बराबर है। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। एक कार मिली है सर, कलर नंबर सब कुलजीत सचदेव की गाड़ी से मिलता है। रेलवे स्टेशन के पास के पार्किंग एरिया में है। देखो ना साहब, कल से गाड़ी खड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नाइक, गाड़ी लॉक भी नहीं की है। कल से गाड़ी इधर ही खड़ी है साहब, इसीलिए मैंने थाने फोन किया था साहब। पार्किंग की कोई पर्ची है, उस पर कोई नाम है? हाँ सर। जी साहब। गाड़ी का नंबर तो है इस पे, लेकिन नाम नहीं है। टाइम भी कल दोपहर 3 बजे का है। उस समय तो ड्यूटी पे मैं था साहब। शक्ल देखी थी उसकी, कुछ याद है? साहब अब हर दिन इतनी गाड़ियां आती है, याद नहीं है साहब। नाइक, बड़ी अजीब बात है, गाड़ी लॉक नहीं की, कहीं पर भी ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम किसी पर शक कर सकें। पाटिल साहब, उसने गाड़ी भी स्टेशन के पास पार्क की है। गाड़ी पार्क करके शायद ट्रेन पकड़ ली होगी। मतलब अपनी मर्जी से भागी होगी? सर मम्मी ऐसे जा ही नहीं सकती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अब तक जो पता चला है उससे उनके गायब होने के पीछे और कोई वजह नजर नहीं आ रही। सर जी कुछ तो गड़बड़ है। कुलजीत मेरी बहन है जी, वो ऐसे भाग ही नहीं सकती। अपने बच्चों को छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती है। हम उसके अपने हैं, उसकी लाइफ में कोई होता तो हम मना थोड़ी ना करते। और मैंने तो उससे कई बार कहा था जी दूसरी शादी करने के लिए। सिर्फ 36 साल की उम्र में विधवा हो गई थी वो। देखिए, अगर इसमें कोई साजिश है तो हम लोग इसे सूंघ ही लेंगे। सच का पता लगे बगैर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पर अभी तक जो भी सबूत हमारे सामने है, जैसे कि खुद की गाड़ी से जाना, साथ में कपड़े और गहने लेकर जाना, कार पार्क करना, वो भी स्टेशन के सामने, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती कि उन्होंने पहले से ही तय किया था उनको कहां जाना है। अगर आप लोग कहें तो मैं दोनों बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मम्मी हम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती, मैं नहीं मानती। वो यही है और वो वापस आएंगी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं वाहे गुरु को क्या मंजूर है। पहले जीजा जी गए और सिमरन इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी कि उसकी मां इस तरह से कहीं जा सकती है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सच सामने नहीं आ रहा था कि पुलिस को कोई और एंगल नजर आए। जब ऐसा लगने लगा था कि कुलजीत अपनी मर्जी से अपने बच्चों को छोड़कर गई है, तभी इस केस में एक नया एंगल सामने आया। हेलो, नाइक खरड़े बोलते हैं। हाँ खड़े साहब बोलिए, कैसे याद किया? नाइक घाट के पास एक बॉडी मिली है। हम मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट्स क्रॉस चेक कर रहे थे, तभी लगा कि हमें जो बॉडी मिली है वो उसी कुलजीत सचदेव की है जो आपके एरिया से गायब है।
दुर्गा जी। सुबह एक फोन आया, एक आदमी घाट के पास से गुजर रहा था, उसने बॉडी देखी। साहब इकडे बघा। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ। स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटा गया है किसी पतले तार या रस्सी से। मौत का टाइम लगभग 72 घंटे पहले। मतलब हो सकता है कि मारकर लाश को फेंक दिया हो सकता है। कुछ गहने वहने मिले? घर से निकलते वो 2 सूटकेस और कुछ कपड़े और गहने लेकर निकली थी। पूरा एरिया छान मारा पर कुछ नहीं मिला। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, बॉडी पर भी कुछ नहीं था। फिर हमें 5 अगस्त की आपके पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट मिली, फोटो देखा और आप लोगों को इन्फॉर्म किया। कंफर्म मर्डर, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जिसके साथ वो भागी थी उसने पहले मारा है फिर घर लूटा, या फिर पहले घर लूटा, इसको मारा और बॉडी घाट के पास फेंक दी। कार रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग एरिया में मिली और पार्किंग टाइम था दोपहर 3 बजे। और कुलजीत को आखिरी बार काम वाले ने देखा था सुबह 11:30 बजे। मैं चलती हूँ मैडम। हाँ ठीक है गीता। अगर इसी कार को बॉडी डंप करने के लिए इस्तेमाल किया है तो मारने वाले के पास बॉडी डंप करके कार पार्क करने के लिए पूरे 4 घंटे। कपड़े गहने सब गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा ड्रामा हम लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया? लगता तो ऐसा ही है सर, जैसे ये मैडम खुद अपनी मर्जी से घर से भागी। और बॉडी भी घर से इतनी दूर लोनावाला में मिली। भाई कभी सिर्फ ये पता करना है कि मैडम भागी किसके साथ। कोई करीबी होगा सर? अच्छी पहचान वाला। इन सब के डिटेल्स निकालो, पता तो चले कुलजीत की मौत से फायदा किसका होने वाला था। सर श्लोक संत शरण जो जन परे सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। नहीं नाना जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यही रहना है। मनीष का स्कूल, मेरा कॉलेज, सब यही है। हम दोनों यहीं पले बड़े, हमें कोई नए शहर नहीं जाना। बेटा यहाँ रहेगी तो यादें पीछा करेंगी। नहीं मौसी, हम दोनों को कहीं नहीं जाना। आप लोग प्लीज जबरदस्ती मत करो।
बिजनेस पार्टनर रवि शिंदे, भाई गुरचरण और बाप, सभी के मूवमेंट्स और बैकग्राउंड चेक किए। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करे। कोई बाहर का आदमी जिसके साथ वो भाग रही थी? लोनावला के होटल चेक किए सर, पुणे स्टेशन की टिकट बुकिंग भी चेक की। 11:30 से 3 बजे के बीच 2 ही गाड़ी जाती है। और हाँ सर, आसपास के गहनों की दुकान वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। अगर कोई भी चोरी के गहने बेचने के लिए आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई सर। भाई इस केस की चाबी हाथ ही नहीं आ रही है। सर एक खबर है छोटी सी, हो सकता है कि ताला खुल जाए। बोलो। मैडम की बेटी सिमरन, एक लड़के के साथ उसका चक्कर है सर, नाम है वसीम शेख। माँ जानती होगी और उसने मना किया होगा। हाँ सर, रवि शिंदे से पता किया। कुलजीत जी ने एक बार बोला था उस लड़के के बारे में, अभी सिर्फ 17 साल की तो है वो, होता है इस उम्र में। पता नहीं, है तो 17 की, पर बातें ऐसे करती है जैसे बहुत बड़ी हो गई है वो। या तो बात बात पे गुस्सा करेगी या चुप रहेगी। कॉलेज से घर आते आते भी रोज देर कर देती है, हर छोटी मोटी बात पे झूठ बोलती है। समझाया उसको? समझाया, एक चांटा भी धरा, पर वो ढीठ की ढीठ। उसे ऐसा लगता है जैसे मैं उसकी बात समझती ही नहीं। मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। इग्नोर करो, हो सकता है कल आ जाए। आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगता। इस बारे में फैमिली में से किसी को कुछ पता नहीं? लड़की का मामला है सर, आप समझ सकते हैं। वैसे कुलजीत जी बहुत सी बातें मुझसे शेयर किया करती थी, अपने पिताजी और भाई के साथ डिस्कस नहीं करती थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। सिमरन, सबसे पहले उसी ने देखा कंपाउंड में कार नहीं है। उसी ने देखा कि तिजोरी और अलमारी खुली है, और सबसे पहले उसी को पता चला कि सूटकेस गायब है। यकीन नहीं होता। दीदी, दीदी, आपने मम्मी को सिमरन, एक छोटी सी खबर लगी है हाथ में, तुम्हारे और वसीम शेख के बारे में। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बैठो। सच कहूं तो हमें तुम पर इतना सा भी शक नहीं हुआ। आखिर बेटी हो तुम उसकी, वो भी सिर्फ 17 साल की। ये तुम्हारे और वसीम के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उस दिन मतलब 5 अगस्त को तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे 12 बजे तक, वो भी तुम्हारे घर में। ये 4 बजे आकर कहना कि माँ की गाड़ी नहीं है, जेवर नहीं है, ब्रीफकेस नहीं है, ये सिर्फ कहानी थी जो तुमने अपने जुर्म को छुपाने के लिए रची थी, हमें गुमराह करने के लिए। बहुत घुमा लिया। सिमरन, अब सच्ची कहानी बता जो तुमने छिपा कर रखी है। वसीम, मम्मी कभी नहीं मानेंगी, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देंगी। तो तू मुझे छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने तेरे साथ ही रहना है। तो मैं तेरी माँ से आके बात करूं? कोई फायदा नहीं वसीम, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। पिछली बार बात की थी तो एक चाटा मिला और साथ में धमकी भी कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो मुझसे अपना नाता ही तोड़ देगी। ये देखो, पुलिस की तरह नजर रखती है मुझ पर, कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। देख सिमरन, हम अभी मिलते हैं, ये बात छिपने वाली तो है नहीं, तो अभी जाके साफ साफ बात कर लेते हैं।
और कहाँ जाऊंगी? कॉल बैक भी नहीं किया? नहीं किया। घर ही तो वापस आ रही थी ना। मम्मी आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। परेशान कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी डरती हूँ कि तू अभी भी उस लड़के के साथ। वसीम नाम है उसका। सच बता, तू अभी मिलती है उससे? मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो? वो मुझे अच्छा लगता है। आई लव हिम। क्या मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि अगर कोई मुझे पसंद है तो मैं उससे आराम से बात कर सकूं? ऐसा सबक सिखाते हो उस लड़के को कि दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखता तक नहीं। मम्मी आपको क्या लगता है, अगर आप हमारे साथ जबरदस्ती करेंगी तो वसीम मुझे छोड़ देगा या मैं उसे छोड़ दूंगी? आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ठीक है बेटा, तूने खाई में जाके गिरने की ठान ली है तो जा गिर। मुझ में और ताकत नहीं है कि मैं तुझे और समझाऊं। जो जी में आए कर, पर एक बात याद रख, अपने मन की करेगी तो इस घर से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाहर जाएगी, धक्के खाएगी, तब जाकर अक्ल आएगी, और जब अक्ल आएगी कोई रास्ता नहीं बचेगा। हेलो, वो हमें कभी साथ नहीं रहने देगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहा मैंने। Oh my God, ये हमने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ तो गई, अब वसीम, तुम्हें कार ड्राइव करनी आती है? हाँ। वसीम, वो सूटकेस निकालो। वसीम, इसे यहीं पर ही तोड़कर फेंक दो।
संभाल कर रखना, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक गहने ना बेचना। ओके। ये 18 साल का है, तुम 17 साल की, बालिग भी नहीं हो दोनों। सिमरन वो माँ थी तुम्हारी, पर फिर भी वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। तो और क्या करती मैं, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था, बस। वो मुझे कभी नहीं समझ पाती। तो अब जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाएगा। अपनी माँ को मार कर समझा ले अपनी बात को, अपने भाई को क्या समझाओगी, और वो क्या समझेगा जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसकी और खुद की माँ को मार डाला है। सिमरन, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी जी पाओगे? कोई खुशी मिलेगी किसी को भी? जिस सूटकेस में कुलजीत के कपड़े और गहने थे वो वसीम के घर पर मिला। वसीम के परिवार को भी उतना ही गहरा सदमा लगा जितना कि सिमरन के नाना के परिवार को। सिमरन को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोई, बहुत रोई, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। जुवेनाइल होम में 3 महीने गुजारने के बाद उसे जमानत मिल गई। उसके नाना ने उसे छोटे भाई मनीष के साथ दिल्ली उसकी मौसी के घर भेज दिया। सिमरन के नाना अब भी सदमे में हैं कि उनकी नातिन ने उनकी बेटी की, अपनी माँ की इस तरह से जान ली। टीनेज में जब बच्चे विरोध करने पर उतर आए तो उन्हें रोकने के लिए डांट डपट हर घर में बहुत आम सी बात है। सख्ती से उनके विरोध को दबाया भी जाता है, लेकिन अक्सर परिणाम कुछ और ही निकलते हैं। बच्चों के मन में गुस्सा बढ़ता जाता है, उबलता रहता है, जो उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, पर आम तौर पर ऐसा होता दिखाई देता है। वो विरोध का सुर, वो विरोध एक दस्तक है जिसे सुनकर बड़ों के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की थी, 7th क्लास में पढ़ती थी, लगभग 12-13 साल की। एक दिन वो स्कूल से वापस आई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी क्लास में एक लड़का है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ सुनकर हक्का बक्का रह गई, बहुत गुस्सा हुई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो अपनी बेटी की इस बात का क्या जवाब दे। शाम को जब पति घर आए तो उन्होंने बेटी की ये बात उन्हें बताई और कहा कि तुम्हारी बेटी ये बक रही थी। पिता ने कहा ठीक है, मैं बेटी से बात करूंगा। उन्होंने बहुत शांति से अपनी बेटी से बात की तो बेटी ने वही बात दोहराई कि पापा, मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम उससे शादी कर लेना, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, तुम शादी करने के लायक हो जाओ तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। तब तक तुम उस लड़के से रोज मिलो, क्योंकि वो तो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है। उससे बातें करो, उसे जान लो और पहचान लो। लड़की बहुत खुश हुई और माँ हैरान रह गई कि ये पिता अपनी बेटी को क्या सलाह दे रहे हैं, कितनी अजीब सी सलाह दे रहे हैं। लड़की बहक रही है और ये उसे और बहका रहे हैं। पति ने अपनी पत्नी से कहा, बी काम, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी शादी आज तो नहीं करवानी है। कुछ महीने बीत गए। लड़की दोबारा अपने पिता के पास आई और उसने कहा कि पापा, मुझे आपसे बात करनी है। तो पिता ने कहा कि हाँ बेटा बोलो। बेटी ने कहा कि पापा, मुझे अब उस लड़के से शादी नहीं करनी है। पिता ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बताओ कि बात क्या हुई। उसने कहा कि पापा, क्लास में एक दूसरा लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिता ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। लड़की खुश हुई और चली गई। 26 साल बाद वो लड़की बड़ी हो चुकी थी और 3 साल के एक बच्चे की मां बन चुकी थी। एक शाम वो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसके मन में एक सवाल आया। उसने अपने पिता से पूछा कि पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने आपसे कैसी जिद की थी और आपने हाँ भी कह दी थी, लेकिन सच बताइए कि क्या आपने दिल से हाँ कही थी? पिता ने कहा हाँ बेटा, मैंने सीरियसली हाँ कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम में अपने जिंदगी के फैसले लेने की समझ आ जाएगी। मुझे भरोसा था तुम पर। लड़की मुस्कुराकर अपने पिता की तरफ देखने लगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।